नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 3 मई 2020 और यहां आपके सवाल मेरे जवाब का 63 एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। 63वां एपिसोड है। कल शनिवार था 2 मई, तो शनिवार को आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है जिसमें आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं मेरे व्हाट्सएप पे और उन सारे सवालों को कलेक्ट करके संडे के दिन में वीडियो बना के जवाब देता हूँ। तो उसी क्रम में ये 63rd एपिसोड है। तो जिन लोगों ने रूल के हिसाब से सवाल भेजे दोस्तों, उनके सवाल सेलेक्ट हुए हैं। उनका इंपॉर्टेंट फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में लाइक का बटन, शेयर का बटन दबना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सवाल मेरे जवाब का ये 63rd एपिसोड और देखते हैं सबसे पहला सवाल किनका है। सबसे पहला सवाल तनवीर आलम साहब दिल्ली से कह रहे हैं कि मेरे पास LIC हाउसिंग फाइनेंस का 293 के बाइंग प्राइस पे है LIC हाउसिंग फाइनेंस और इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। LIC हाउसिंग फाइनेंस का 293 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। सर आपने 293 पे खरीदा, ये 283 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो इसका लगेगा ना वो 265 के आसपास का होगा। 265 रुपए का इसका स्टॉप लॉस होगा और अगर ये 265 काट देता है नीचे की साइड में तो ये 240 तक भी जा सकता है। तो सबसे पहले टारगेट तो बात की बात है, नीचे की ट्रेंड दिखा रहा है ये, तो नीचे इसका 265 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा। पहला 270 है फिर 265 का है। अगर ये दोनों लेवल कट जाते हैं तो ये 240 तक नीचे चला जाएगा। ऊपर जाने के लिए इसको कम से कम 295 रुपए के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। जिस प्राइस पे आपने लिया ना बिल्कुल उसके ऊपर के प्राइस को ब्रेक करना होगा, तभी वो जा सकता है, अदरवाइज वो नहीं जा सकता है। अगला सवाल है राजेश कुमार साहब का, चूरू राजस्थान से पूछ रहे हैं कि स्टॉक को डिलीवरी के लिए पहले सेल कर सकते हैं क्या। सर कैश में नहीं कर सकते, फ्यूचर वाले में कर सकते हैं और ऑप्शन वाले में कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। मैंने कई बार अपने वीडियो में भी बताया इस बात को। आप शायद मेरे नए व्यूअर हैं राजेश जी, या उस वीडियो को नहीं देखा होगा। कैश में कोई भी स्टॉक्स को हम डिलीवरी के लिए सेल नहीं कर सकते, लेकिन उसी स्टॉक्स का फ्यूचर और ऑप्शन को हम लोग डिलीवरी के लिए सेल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौशिक जी का वेस्ट बंगाल से सवाल है कि किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ये ऑप्शन चेन के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करना चाह रहे हैं कौशिक साहब। स्टॉक का स्पॉट प्राइस देख लीजिए, जो अभी करंट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर और नीचे है ना, उसके ऊपर और नीचे जो प्राइस है वही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। जो भी स्पॉट प्राइस है, अभी करंट प्राइस जो है उससे ठीक ऊपर जो प्राइस होगा वो रेजिस्टेंस होगा और जो उससे नीचे का प्राइस होगा ऑप्शन चेन में वो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा। जहां पे ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बैठा हो दोनों साइड में, कॉल और पुट में। अगर कॉल में बैठा हुआ है जिस प्राइस पे, वो उसके नियर में, उस स्पॉट प्राइस के नियर में जहां पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है वो कॉल साइड में रेजिस्टेंस होगा और नीचे की साइड में अगर बैठा हुआ है तो वो पुट साइड में सपोर्ट होगा। भावेश पवार साहब सतारा से कह रहे हैं कि फ्राइडे को बाय किया है एशियन पेंट, डाबर, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ITC, सबके प्राइस भी लिखे हुए इन्होंने, रिलायंस, इन सब में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मेरा क्वेश्चन है कि डाउ जोन्स अराउंड 3% डाउन है तो निफ्टी भी मंडे को गैप अप ओपन होगा। नहीं सर, निफ्टी मंडे को गैप डाउन ओपन होगा, मे बी ये पॉसिबिलिटी है। गैप अप ओपन नहीं, गैप डाउन होने की ज्यादा संभावना है। तो लॉस बुक करके निकल जाएं या वेट करें। मन्नपुरम भी लिया हुआ है, पीडीलाइट। अच्छा नीचे आपने फिर लिखा है कि गैप डाउन ओपन होगा तो इस पोजीशन में क्या करना सही रहेगा। सर डॉ जोन्स 3% नीचे है, SGX निफ्टी भी नीचे है 600 पॉइंट, SGX निफ्टी भी 600 पॉइंट नीचे है, तो हो सकता है हमारा निफ्टी भी नीचे आ जाए। तो अब आप पे डिपेंड है सर, ये चीज को पहले आपने एक चीज तो क्लियर नहीं लिखा। अपना पैसा तो लिखा आपने कि 2 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, लेकिन आपका नजरिया कितने दिन का है ये तो आपने लिखा ही नहीं। आपका व्यू कितने दिन का है ये तो लिखा ही नहीं। तो पैसा से ज्यादा है कि आपका व्यू। अगर ये सारे स्टॉक्स पे आपका व्यू लंबे समय का है तब तो नीचे के प्राइस पे एवरेज कर सकते हैं। अगर आपका व्यू 2 दिन 4 दिन या सिर्फ सोमवार का मंडे तक का था तो लॉस बुक करके निकल जाएं सर। लेकिन अगर लंबे समय के लिए आपने रखा है तो फिर अगर नीचे का प्राइस सस्ते प्राइस पे और मिले तो और एवरेज कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर आपने नजदीक के लिया होगा 5 दिन 10 दिन या सोमवार के लिए तो कोई फायदा नहीं। फिर आपको वहां से लॉस भी अगर हो रहा है तो वो छोटा लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, मेरा ये मानना है भावे साहब।
सीरीज खंडाले साहब खामगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स 77 रुपये 40 पैसे पे इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है सर। उसके बाद हाल ही में खरीदा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हाल ही में इन्होंने खरीदा है और एक ही दिन में 19% चढ़ के आपके दिए हुए लेवल 80 को पार कर गया। बहुत अच्छी बात है। अब 93 पर है। मैंने 104 का टारगेट लगा के जीटीटी में छोड़ा है। क्या ये टारगेट सही है सर? टारगेट इसका 97 के आसपास का हो सकता है। ठीक है, 104 नहीं बल्कि 97 और 100 का टारगेट हो सकता है मे बी। लेकिन अब मंडे को बहुत डिपेंड करेगा श्री साहब, क्योंकि ये चीजें ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, काफी हेवी प्राइस से नीचे चला गया, तो ये टाटा मोटर्स भी सस्टेन नहीं करेगा मेरे ख्याल से। जिस लेवल पे वो 93 पे, वहां सस्टेन ये नहीं करेगा। अगर इसका हम लोग चार्ट देखें टाटा मोटर्स का, तो चलिए टाटा मोटर्स के चार्ट को लगाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। तो वो सस्टेन नहीं करेगा। 97 और 100 का एक टारगेट हो सकता है ये, लेकिन अगर ये गैप डाउन खुल गया तो कोई फायदा है नहीं, फिर आपको तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए श्री साहब। इसको ध्यान में रखिएगा, गैप डाउन ओपनिंग में आपको परेशानी हो सकती है। राजकुमार साहब पटियाला से कह रहे हैं कि 50 शेयर वोल्टास का लिया हुआ है 640 के हिसाब से। ठीक है सर। और क्या करना चाहिए? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सर 640 के हिसाब से आपने लिया है या 540 के हिसाब से? मुझे, अगर आपने बहुत पहले लिया होगा तब तो 640 के हिसाब से लिया होगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो वोल्टास चल रहा होगा ना, वो हमको 500 के आसपास का प्राइस याद आ रहा है। मुझे 500 का प्राइस का याद आ रहा है। तो अगर वोल्टास सर अगर ये 480 ब्रेक कर देता है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ, मुझे याद सही है या नहीं है। वोल्टास 500 के आसपास का, हाँ देखिए 505 चल रहा है। अगर ये 480 ब्रेक कर देगा ना सर, तो परेशानी में आप आ जाएंगे। 480 अगर ब्रेक करेगा तो ये 460 तक जा सकता है। इसको याद रखिए। अगर एवरेज करना होगा तो 520 के ऊपर एवरेज करना है, अभी बिल्कुल भी एवरेज नहीं करना है। और कह रहे हैं आपका साइकोलॉजी का वीडियो देखा, बहुत बढ़िया था। साइकोलॉजी का वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं। थैंक यू सर। मैं बनाता तो हूँ, ठीक है सर, पर लोग कितना फॉलो करते हैं ये तो लोग पे डिपेंड है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप जरूर फॉलो करेंगे, कम से कम आप तो करेंगे ही करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और बाकी भाई लोग भी करें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो भी लेवल बता रहा हूँ, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है, और अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर ले। यहाँ मैं सिर्फ अपना व्यू बता रहा हूँ इस स्टॉक्स पर। भूषण जी नागपुर से कह रहे हैं कि कोई स्टॉक नीचे गिरता है तो टीवी के एनालिस्ट कहते हैं कि रिवर्स हो गया। सर टीवी वाले से पूछेंगे ये बात फिर आप, है ना। रिवर्स हो गया तो कभी कहते हैं रिट्रेस हो रहा है, आइडेंटिफाई कैसे करें कि स्टॉक नीचे आया तो रिवर्स हुआ या रिट्रेस कर रहा है? तो सर ये टीवी वाला ही बता पाएगा। आप उनको फोन लगाइए डायरेक्ट, वो नंबर देता है ना, वो स्टॉक्स के क्वेश्चन उसमें पूछिए कि सर आप कैसे समझते हैं स्टॉक रिट्रेस कर रहा है या उठ रहा है। ये वो क्या देख के बताते हैं सर, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। और आप अगर कंटिन्यू टीवी देख रहे हैं तो आप बताइएगा कि टीवी वालों का दिया हुआ रिजल्ट कितना परसेंट उसके हिसाब से चलता है, ये चीज़ें आपको बेहतर पता होगा। तो वो क्या देख के बताते सर, मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं। हम लोग तो चार्ट देख के बात करते हैं भूषण साहब, कि चार्ट देखता है, चार्ट अगर किसी लेवल को ब्रेक कर रहा होता है, प्राइस को ब्रेक कर रहा होता है, तो जानते हैं कि वो डाउन में जा रहा है। अगर उस प्राइस को हिस्ट्री में भी उसने सपोर्ट लिया हुआ है, वहां पे रुक गया है और वो नीचे नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो रिट्रेस कर रहा है। मैं ऐसे समझता हूँ। बाकी टीवी वाले क्या देखते हैं वो तो टीवी वाले ही बताएंगे। विजय साहब मुंबई से कह रहे हैं कि आई एम होल्डिंग 150 स्टॉक्स ऑफ टाटा मोटर्स द प्राइस ऑफ 113। 113 रुपए के भाव पे टाटा मोटर्स को 150 स्टॉक को लिया हुआ है। थर्सडे स्टॉक है सोने गुड मूव। तो गुड मूव तो किया, लेकिन फिर भी आपके बाइंग प्राइस के पास नहीं जा पाया विजय साहब, है ना। 113 पे आपने लिया, ये 93 के पास जाकर रुक गया था। अगर मंडे को ये प्रॉब्लम में आ गया, गैप डाउन ओपनिंग हो गया, 80 को ये ब्रेक कर गया किसी भी तरह से, तो फिर इसमें कोई पोजीशन बनाने का कारण नहीं बनता है, फिर छोड़ देने का कारण बनता है। अगर ये 90 के पास के लेवल को सस्टेन कर जाता है तब तो ठीक है, 90 के लेवल को सस्टेन करता है, पकड़ के बैठ जाता है तब तो ठीक है। उसके नीचे आएगा तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे सर आप। नया फ्रेश मूव जो इसमें स्टार्ट होगा, फ्रेश मूव वो 100 के ऊपर होगा। उसके पहले इसमें फ्रेश मूव स्टार्ट अब नहीं हो सकता। जो स्टार्ट होना था वो 80 के ऊपर से हो चुका है। फ्रेश मूव, अब नया मूव 100 के ऊपर से स्टार्ट होगा 120 के लिए। मंगलुरु से जीत साहब कह रहे हैं
कि वेदांता को 90 शेयर को खरीदा है 74 रुपये पे, मदरसन सुमी को 125 शेयर को खरीदा है 78 पे, SBI कार्ड के 5 शेयर को खरीदा है 533 में। लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल के लिए लिया था। अभी प्रॉफिट में क्या होल्ड कर सकता हूँ, सिर्फ वेदांता मदरसन सुमी लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए। तो अभी आप 74 पे आपने VDL लिया हुआ वेदांता को और अभी वो 89 के आसपास चल रहा है। सर 10 पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, है ना, 10 से ज़्यादा ही आ रहा है। तो जब सर 10 से ज़्यादा आ रहा है, 15 पॉइंट आ रहा है, तो सर क्यों नहीं बुक करेंगे, मुझे बताइए। 15 पॉइंट ले रहे हैं आप, काफ़ी ले रहे हैं सर, बहुत अच्छा ले रहा है। हमारे पास जो रजिस्टेंस वेदांता का आएगा वो वेदांता का रजिस्टेंस 92 से 93 के आसपास का है, यानी और स्टॉक्स 89 के पास में चल रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल रजिस्टेंस के पास है, आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। ये बहुत अच्छे जगह पे है, 15 पॉइंट खराब नहीं होते, 15 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं। एक 78 पे लिया है मदरसन सुमी, ये भी आपको लगभग 84 के आसपास में चल रहा होगा या 87 के आसपास में, हाँ 87 के आसपास में चल रहा है ना मदरसन सुमी, 87 87 का चल रहा होगा, हाँ 87 चल रहा है ना। तो 87 चल रहा है सर, ये 90 के ऊपर जब क्लोज करेगा तो थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है, अदरवाइज ये सस्टेन नहीं करेगा। अगर ये 84 अगर 84 ब्रेक कर देगा तो नीचे के लेवल आ जाएगा 78 तक, तो इसको आप नज़र में रखिए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए। SBI कार्ड को आपने लिया हुआ है कितने पे, 533 पे SBI कार्ड को लिया है और 600 के आसपास का चल रहा है, इसमें भी आप प्रॉफिट में। अभी SBI कार्ड अगर आप चाहें, अगर ये ऊपर की साइड में ना ब्रेक कर देता है, अगर गलती से भी अगर 605 या 10 को ब्रेक कर दे तो होल्ड कर लीजिएगा, लेकिन अगर ये 580 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में तो निकल जाइएगा सर, फिर प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइएगा। समीर जी हैदराबाद से कह रहे हैं कि डेली निफ्टी बैंक निफ्टी वीडियोस में जिसे आप बोल रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का सेम वैसा ही चल रहा है। थैंक यू इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। प्लीज़ आप एक मरतबा बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करें लाइव में, तो मेरी रिक्वेस्ट है। आपके यूज डिनर भी सक्सेसफुल रहा है, मतलब ये क्या जस्टिफाई करने की आप कोशिश कर रहे हैं सर। सक्सेसफुल जब वो हो रहा है तो आप इसमें जस्टिफाई क्या कराना चाह रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। रही बात आपका USD सक्सेसफुल, जब आपका पैसा बन रहा है ना, क्या दिक्कत आ रही है आपको, दिक्कत क्या आ रही है बैंक निफ्टी फ्यूचर में, आपने वो लिखा ही नहीं। आपको क्या दिक्कत परेशानी आपको अपनी लिखनी है ना, अपनी परेशानी लिखनी है कि आपको मेरे ट्रेड से आपको क्या ये होगा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। आप अपनी परेशानी लिखें कि आपको ये चीज़ें नहीं हो पा रही, आपसे वो चीज़ें नहीं हो पा रही, तो मैं उसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ, है ना। तो आप मुझे बताइए कि दिक्कत क्या हो रही बैंक निफ्टी में। आपने मेन सवाल तो पूछा ही नहीं कि बैंक निफ्टी में चलता है मेरा सक्सेसफुल होता है, बहुत बढ़िया, ये आपने बोला, लेकिन उसमें आपको परेशानी कहाँ पे हो रही है, क्या नहीं कर पा रहे आप, लेवल आने के बाद में भी क्या दिक्कतें हो रही है, कुछ ये बताएंगे तभी तो मैं कुछ उसको सोल्यूशन करूँ। रही बात क्या है, USD सक्सेसफुल रहा है। थैंक यू सर। राहुल खमारी साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि आई जनरली फॉलो ऑप्शन चेन फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑप्शन चेन को ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए फॉलो करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। और इस वीडियो को अगर आप लोग शेयर कर सकते हैं जिससे ऐसे वीडियो की ज़रूरत होती है तो काफ़ी ज़्यादा मेहरबानी होगी। बट आई वॉन्ट टू, ये लिख रहे हैं, बट आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, व्हेन समवन बाय ए कॉल इट कैन अंडरस्टैंड, यानी जब कोई कॉल को बाय करता है तो ये समझ जाते हैं थ्रो चार्ट के हिसाब से कि इन्होंने बाय किया हुआ है। बट जब कोई समवन सेल ए कॉल हाउ कैन आई अंडरस्टैंड थ्रो ऑप्शन चेन, जब कोई सेल को कॉल को सेल करता है तो ये ऑप्शन चेन के थ्रू कैसे समझेंगे। देखिए ये पहले तो कंफ्यूज हो गए हैं यहाँ पे राहुल साहब, बुरा मत मानिएगा इस बात को। आप कह रहे हैं कि जब कोई बाय करता है ना तो आप चार्ट के थ्रू तो समझ जाते हैं, ठीक है, यानी एक चीज आपने पकड़ा चार्ट, अब आप दूसरे जगह जा रहे हैं कि जब कॉल को सेल करते हैं तो ऑप्शन चेन के थ्रू कैसे समझे सर, चार्ट के थ्रू समझिए ना। जब एक चीज आपको चार्ट के थ्रू समझ में आ रहा है तो दूसरा चीज भी चार्ट के थ्रू ही समझिए, फिर आप उसमें ऑप्शन चेन कैसे चले जा रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। आपने एक लाइन क्या बोला कि जब कोई बाय करता है कॉल को तो चार्ट के थ्रू तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब सेल करता है कॉल को तो हम इसको ऑप्शन चेन से कैसे समझें। सर क्यों समझना है ऑप्शन चेन से, चार्ट समझ में आ रहा है ना सर, तो चार्ट से समझिए, है ना, चार्ट से समझिए, चार्ट ही बताएगा, ऑप्शन चेन बात की चीजें हैं, चार्ट से समझिए। देखिए ऑप्शन चेन में अच्छा जो चीजें आप ऑप्शन चेन में आप देख रहे हैं राहुल सर, एक बात बताइए, अपने दिल से पूछिए,
क्या सिर्फ आप ही देख रहे हैं? ऑप्शन चेन में जो भी कॉल या पुट का ओपन इंटरेस्ट रखा हुआ है, क्या वो सिर्फ आपको पता है या और भी लोगों को पता है? सारे लोगों को पता है ना, जो भी फॉलो करते होंगे। तो ऐसा क्या है स्पेशल जो सिर्फ आप ही को उसमें पता है या आप ही को वो दिख रहा है? नहीं, वो स्पेशल चीजें अगर मिलेगी तो वो चार्ट पे मिलेगी, वो सिर्फ चार्ट पे ही मिलेगी। तो अगर एक चीजें अगर आपको चार्ट से समझ में आ रही है ना सर, तो दूसरे चीज को भी आप चार्ट से ही समझने की कोशिश करिए, काफी हेल्पफुल होगा। आप इसको मिक्सअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक चीज को तो चार्ट से समझ रहे हैं, लेकिन दूसरे चीज को ऑप्शन चेन से समझना चाह रहे हैं, और ये दोनों उल्टा बोलेगा, ठीक है, दोनों ही उल्टा बोलेगा। इसलिए किसी एक चीज को पकड़िए, और मेरे ख्याल से चार्ट ज्यादा बेहतर रहेगा। आप चार्ट को पकड़िए सर, आप एक बार करके देखिए, अगर ये गलत हुआ तो अलग बात है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप एक बार उसको फॉलो करके देखिए, उसी चीज को, जिस चीज को आप बाय साइड समझना चाह रहे हैं, उसी चीज को सेल साइड में चार्ट से समझिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा सर। धनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि आई एम होल्डिंग द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। अशोक लीलैंड 48 रुपये 65 पैसे पे इन्होंने होल्ड किया हुआ है, और एक ओ जेड नोबल 415 पे लिया, 415 क्वांटिटी है 1565 पे। बिरला केबल 1500 क्वांटिटी 108 पे, ऑल एन एवरेज बेसिस। 5 to 6 मंथ, ठीक है सर, 5 से 6 महीना रखना चाह रहे बिल्कुल रख सकते हैं। 52 के आसपास चल रहा है अशोक लीलैंड। एको जेड नोबल भी खराब नहीं है, एको जेड नोबल भी बहुत अच्छा स्टॉक है सर। पेंट के कंपनी में बहुत बड़ी कंपनी है, आप उसको भी होल्ड कर सकते हैं। फिर भी इसके प्राइस को देखूंगा, इसका प्राइस मुझे याद नहीं है। एको जेड नोबल 2085 बहुत अच्छे प्रॉफिट में ये, इसलिए मैंने देखा ना, मुझे इसका प्राइस, ये मेरे पास भी है एक्चुअली, लेकिन यहाँ बता दूं, यहाँ कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अब 1585 पे आपने लिया हुआ है, अच्छी बात है। मेरा तो और पुराना लिया हुआ है, बहुत पहले का लिया हुआ है, तो अच्छा खासा है प्रॉफिट। मैं इसको देखता नहीं हूँ ना सर, मेरा व्यू ही लंबे टाइम का होता है, तो मैं देखता भी नहीं हूँ जल्दी ये सब स्टॉक्स को, क्योंकि रखा हुआ है। तो स्टॉक्स के नीचे की साइड में ना 1900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, अगर आप करना चाहते हैं तो। और अभी अच्छा खासा प्राइस पे चल रहा है वो, 1900 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, या अगर लंबे समय का व्यू है तो फिर बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिरला केबल है, बिरला केबल को हम लोग देखना चाहेंगे। बिरला केबल, बिरला केबल आ गया। बिरला, ये बीएससी का स्टॉक है सर बिरला, अच्छा ये आईएनसी में भी है। चलिए, बिरला केबल कितने पे लिया ये देखना जरूरी है। बिरला केबल आपने 160 पे लिया, अभी 41 पे गिरा हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं। तो आपका व्यू है सर, ये गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये 38 नहीं ब्रेक करे तब तो ठीक है, 38 ब्रेक करेगा ना तो 35 तक जा सकता है गणप्रीत साहब, तो इसको नजर पर रखिए। बाकी आपके एको जेड नोबल और अशोक लीलैंड सही लेवल पर है। एजाज साहब अहमदाबाद से कह रहे हैं कि इफ समवन वांट टू ओपन देयर इंडिविजुअल एडवाइजरी फर्म देन व्हाट सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। सर आप एनईसी और सेबी के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आराम से जाइए। सेबी और एनईसी और आरबीआई, ये तीनों वेबसाइट पे आप जाके देखिए, और आपको वहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया है, आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेल भी कर सकते हैं। समवेयर आई सी सेबी रजिस्टर्ड एनएसएमआई सर्टिफाइड, व्हाट डज इट मीन समवन। तो वो सेबी के एग्जाम होते हैं सर, पहले तो देखिए एग्जाम ऐसे नहीं होता है, पहले पढ़ाई होती है। एग्जाम तभी लोग देता है जब पढ़ाई करता है, तो पढ़ाई के लिए कोर्सेज चलाता है एनईसी। आप एनईसी की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ कोर्स वाला सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके पूरी चीजें पता कर ले। और तीसरा लिख रहे हैं आप, इज दिस सर्टिफिकेट हेल्प्स इन लर्निंग ट्रेडिंग। सर लर्निंग ट्रेडिंग, अभी तो आपने एडवाइजरी खोलने की बात की, अब लर्निंग की बात में आ गए। ये आप करना क्या चाह रहे हैं, एडवाइजरी खोलना चाह रहे हैं या लर्निंग करना चाह रहे हैं, आप पहले ये डिसाइड करिए, कंफ्यूजन पैदा मत करिए इस बीच में। आपने पहला कहा कि एडवाइजरी करना चाह रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि या लर्निंग करना चाह रहे हैं, तो पहले ये आप जान लीजिए, बिना लर्निंग के तो एडवाइजरी हो नहीं सकता है। तो पहले आप लर्निंग की कोशिश करिए कोर्स के थ्रू। कोर्स कहाँ मिलेगा, एनईसी इंडिया के वेबसाइट में कोर्स वाला सेक्शन में, और वो सर्टिफिकेट भी देगा, एग्जाम भी लेगा, तभी सर्टिफिकेट देगा, और उसके बाद आप सेबी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसके एग्जाम होते हैं, उसका कुछ क्रिटेरिया होता है, कुछ पोर्टफोलियो मैनेज करने का रहता है, वो सारे क्रिटेरिया आप फॉलो करेंगे, फिर जाके आपका वो टर्म पूरा हो जाएगा। योगेश पाटिल साहब नासिक से कह रहे हैं कि बायर सेलर यू गिव अस प्रॉपर सॉल्यूशन। ओके, बायर और सेलर का एक्चुअल वॉल्यूम कैसे पता लगेगा, शेयर प्राइस के नीचे का वॉल्यूम और मार्केट डेप्थ को कैसे मैच कराए। सर मार्केट डेप्थ, अगर बायर आप बायर और ये वॉल्यूम और मार्केट डेप्थ को मैच नहीं कराइए, नहीं तो आपको कुछ और ही पता चल जाएगा, मतलब दूसरी ही चीज होने लग जाएगा। एक चीज है ना,
आप चाहेंगे कि दोनों जोड़ के मैं बायर सेलर का वॉल्यूम देख माने टोटल वॉल्यूम कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। बायर की संख्या अगर कहीं पे ज्यादा है तो स्टॉक्स में बाइंग हो सकता है ज्यादा आ रही हो, सेलर ज्यादा है तो सेलिंग की तरफ ज्यादा, ये तो कंफर्म है। अब आती है बात वॉल्यूम को, ठीक है। तो वॉल्यूम जो होता है ना, टोटल बायर और सेलर को मिला के गुना क्वांटिटी, तब जाके वॉल्यूम होता है। क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग क्या सोचते हैं कि हम खरीद रहे हैं। सर आप कैसे खरीद रहे हैं, एक बात बताइए, कोई बेच रहा है तभी तो खरीद रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कोई बेच रहा है तभी तो आप खरीद रहे हैं, तो क्या उसकी गिनती नहीं होगी, बेचने वाले की गिनती होगी ना आपके साथ, कि नहीं होगी। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, जब इसको एक नजर से देखते हैं चार्ट पे ना, तो सिर्फ अपने आप को गिनते हैं कि मैं खरीद रहा हूँ। अरे भाई आप कहाँ से खरीद लेंगे, कोई बेचेगा तभी तो उसको क्यों भूल रहे हैं, उसको भी जोड़िए अपने में, है ना, अपने में उसको भी जोड़िए, फिर जाके कैलकुलेशन आएगा। इस वजह से लोग एक पार्ट छोड़ देते हैं, सेकेंड पार्ट पकड़ लेते हैं जो वहां पे सिंपल दिखता है। तो आप बायर सेलर को छोड़ के आप डायरेक्ट वॉल्यूम को पकड़िए, वो ज्यादा बेहतर होगा। वहां पे पूरी की पूरी डेटा आई होती है वॉल्यूम को, पूरी की पूरी डेटा है वॉल्यूम, जितना ओवरऑल उस पर्टिकुलर टाइम, मान लेता हूँ 11 बजे दिन, 12 बजे दिन, 1 बजे दिन, जितना होता है ना वो एक्चुअल डेटा होता है उस वक्त का, जितने टाइम का आप देख रहे होते हैं उतने टाइम का वो एक्चुअल डेटा होता है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम पकड़ लीजिए। आप बायर सेलर को, हाँ अगर आप बायर सेलर पकड़ते हो तो फिर आपको बायर सेलर ही पकड़ना होगा, फिर वॉल्यूम को इग्नोर कर दीजिए उस वक्त। क्योंकि आप एक साथ दोनों को करेंगे ना तो आपके उसमें क्या होता है, उसको खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी होना शुरू हो जाएगा। तो आप वॉल्यूम पकड़ लीजिए कि वॉल्यूम ज्यादा है या कम है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर बायर और सेलर की तरफ में देखना चाह रहे हैं कि मैं बाय साइड जाऊं या सेल साइड, तो बायर और सेलर के वॉल्यूम को देखिए, जो टोटल नीचे रहता है ना सर, वही है। उसको दूसरा कोई तरीका नहीं। दूसरा एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाइए करंट टाइम में और पता कर लीजिए, वेबसाइट का नाम, वो स्टॉक्स का नाम डालिए, वहां पे दिख जाएगा आपको। कोई भी पैटर्न बनता है तो उसके लेवल पे ट्रेड लेते समय वॉल्यूम देखना चाहिए कि नहीं, कैसे देखना चाहिए सर, ये मैं नहीं देखता। मैं ज्यादातर वॉल्यूम इंट्राडे में, तो मैं वॉल्यूम फॉलो नहीं करता ज्यादातर। मैं अपना इंट्राडे का जो लेवल आता है मैं वहीं पे बाय और सेल करता हूँ, क्योंकि मुझे अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं ट्रेड करता हूँ। अपोलो टायर 153 पे बाय किया है, हिंद पेट्रो 121 पे बाय किया है, एचयूएल बाय किया है 2452, नोशिल बाय किया है 92, राइट्स को बाय किया है 265 पे, एसबीआई को बाय किया 289 पे। लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए क्या, धर्मेश ठक्कर साहब कह रहे हैं। सर लॉन्ग टर्म कितना, आप एक कंफ्यूजन पैदा करके भेज रहे हैं। लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं, मेरे ख्याल से 3 से 5 साल होता है लॉन्ग टर्म, और बाकी के लिए क्या होता है मुझे बिल्कुल नहीं पता। 3 साल से भी नहीं मैं मानता हूँ लॉन्ग टर्म, मैं 5 साल से ऊपर की चीजों को ही लॉन्ग टर्म मान के चलता हूँ। तो ये सारे स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं, अपोलो टायर, हिंद पेट्रो, एचयूएल, नोशिल, राइट्स, एसबीआई। एसबीआई 289 पे लिया, अभी एसबीआई का प्राइस कितना है, 100 के नीचे है ना, हाँ 190 के आसपास में एसबीआई का प्राइस है, और अभी 290, मतलब लगभग 100 पॉइंट वहां से डाउन है। राइट्स को आपने 265 पे बाय किया हुआ है, तो ठीक है, और वो 230 के आसपास में चल रहा है। तो ये सारी चीजें, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, 5 से ऊपर का साल का है, लेकिन एक याद रखिएगा धर्मेश साहब, मान लेता हूँ 289 पे आपने एसबीआई, एक एग्जांपल आपसे पूछता हूँ, एक चीजें पूछता हूँ कि 289 पे लिया है और एसबीआई को, और वो 190 हो गया, अब वो धीरे धीरे 90 हो जाए, फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर भी पकड़ के बैठे रहेंगे क्या। एक लाइन हमेशा, एक अपने लाइन हमेशा चार्ट पे रखिए या प्राइस पे रखिए कि भाई कितना ही हीरा टाइप का स्टॉक क्यों ना हो, सोना जैसा स्टॉक क्यों ना हो, मैं इस प्राइस के बाद बाहर निकल जाऊंगा। इस प्राइस के बाद ऊपर अगर ये आएगा कभी तो मैं फिर आ जाऊंगा, लेकिन इस प्राइस के नीचे निकल जाऊंगा। नहीं तो सर वो 290 से 190 हो गया, 190 से वो सिर्फ 90 भी हो जाएगा। यस बैंक के साथ यही तो हुआ, यस बैंक के साथ क्या हुआ, यही ना हुआ सर, बताइए। लोग पकड़ के बैठे रहे, रिजल्ट क्या आया, हाथ में जीरो, है ना, कुछ नहीं मिला उनको। तो ये चीजें आपको करना होगा। स्टॉक्स आपका बहुत अच्छा है, स्टॉक्स में खराबी नहीं है धर्मेश साहब, स्टॉक्स आपने बहुत अच्छा चुना है, लेकिन है कि हर स्टॉक्स का भी तो है ना सर, कि अगर वो नीचे ही नीचे चला जाएगा तो आप कितना पकड़ के बैठे रहेंगे, है ना। जो चल रहा है फिर उसमें चले जाइए ना, जो रुक गया है, जो गिरता जा रहा है, गिरते हुए घोड़े पे क्यों दाव लगाते हैं, दौड़ते हुए घोड़े पे दाव लगाएंगे ना। तो आपको एक लाइन डिसाइड करना है, लक्ष्मण रेखा वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसको फॉलो करके आपको डिसाइड करना है सर, और उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा कि पार्टिकुलर प्राइस के पास नहीं जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा। स्टॉक्स सिलेक्शन की बात करें, स्टॉक्स आपने अच्छा लिया है, लेकिन हर एक अच्छे का ये नहीं है कि अब हम पकड़ के वो जीरो भी हो जाएगा तो वो अच्छा है मेरे लिए, ऐसा नहीं करना है सर। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सोचेंगे और अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे सर।
चलिए अगला सवाल देखते हैं किनका है। विश्वजीत पाल साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि आई एम होल्डिंग BEL प्राइस ऑफ 74 के प्राइस पे BEL को उन्होंने लिया है 400 शेयर को लिया है, ठीक है। और प्लीज टेल मी टारगेट एंड ऐसा सर वो 72 के आसपास BEL चल रहा है, अभी आपने 74 पे लिया है तो याद रखिए 70 रुपीज का एक स्टॉप लॉस है, 70 रुपीज का, 2 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है। अगर वो कट जाएगा तो ये आपको 67 से 65 के लेवल पे नीचे की साइड में मिलेगा। ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको सर कम से कम 76 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, 76 से 77 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके ये 80 और 82 तक का टारगेट दे सकता है BEL। विनायक मिस्त्री साहब क्या कह रहे हैं कि सर आई वांट टू नो इफ आई बाय पोजिशनल क्या कह रहे हैं विनायक मिस्त्री साहब अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाने से कि सर आई वांट टू नो इफ आई बाय पोजिशनल रिलायंस फ्यूचर मई 2020। अच्छा मई 2020 के रिलायंस फ्यूचर के एक लॉट को अगर ये 1410 रुपए पे एट द पर डे लो प्राइस क्या किया है आपने, बाय किया है पोजिशनल 1410 के प्राइस पर प्रीवियस डे के लो प्राइस पे फर्स्ट डीमेट अकाउंट में। अच्छा माने ये मोर देन डीमेट अकाउंट यूज कर रहे, ठीक है। एक डीमेट अकाउंट में इन्होंने प्रीवियस डे के लो प्राइस पे 1410 रुपए पे मान के चल रहे हैं कि इन्होंने खरीदा है। एंड इफ आई सोल्ड सेपरेटली सेम लॉट को इन्होंने 1445 पर प्रीवियस डे के हाई रेट पर इन्होंने सेल कर दिया सेकेंड डीमेट अकाउंट में, ठीक है। यानी 2 अकाउंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑन सेकेंड एंड थर्ड डे फर्स्ट अकाउंट आई शोल्ड रिलायंस 1% के ऊंचाई पे बेच रहे हैं, 1% के हाई पे, और सेकेंड अकाउंट में ये रिलायंस को 1% के नीचे में बेच रहे हैं। सच टाइप ऑफ सौदा इज पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। दिमाग से निकाल दीजिए आप हर हाल में जो है ना, हर हाल में। और आप मुझे सजेस्ट भी कर रहे हैं कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊं, वाह आप हर हाल में प्रॉफिट में ही रहना चाह रहे हैं। दिमाग से निकाल दीजिए सर। ट्रेडिंग कर रहे हैं कि सर खेल रहे हैं। एक चीज मुझे एक बताइए, मेरी लैंग्वेज हो सकता है आपको चुभे, हो सकता है आपको परेशानी पैदा करे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं आप? अपने आप से एक बार निश्चिंत होके किसी कोने में बैठ के सोचिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आप हर हाल में प्रॉफिट में ही जाना चाह रहे हैं, नहीं, हर हाल में प्रॉफिट में ही जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये ट्रेडिंग है सर। अगर ऐसा रहे कि एक अकाउंट में बाय कर लूं, एक अकाउंट में सेल कर लूं, और वो भी अलग अलग प्राइस पर, यानी एक को ऊंचा में बेच रहा हूं, एक को नीचे में बेच रहा हूं, लेकिन आपको ये एक को ऊंचाई के प्राइस पे मिल कैसे जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरे में फिर लो प्राइस पे कैसे मिल जा रहा है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सेम लॉट को आप 1410 पे बेच रहे हैं ऊपर में और लो पे, और 1445 पे बाय भी कर रहे हैं, सेकंड में खरीद रहे हैं। कैसे सर वो एट ए टाइम में एक ही जगह पे आपको अलग अलग प्राइस में कैसे मिल जा रहा है? ये बड़ी बात है, मेरे लिए ये आश्चर्यजनक बात है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सर, ये सारी चीजें गलत है, ये सारी चीजें मत करिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग को थोड़ा सीरियस होकर करिए। ये इस तरह से गैम्बलिंग मत करिए कि इधर बाय कर दिया उधर सेल कर दिया, नहीं कर सकते। एक आर्बिट्राज ट्रेडिंग होता है, वो अब मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले भी एक वीडियो बनाता व्हाट इज आर्बिट्राज ट्रेडिंग, ठीक है। आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होता है कि NSE और BSE पे स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं, सेम स्टॉक्स, क्लियर है। उसके प्राइस में डिफरेंस होता है। NSE में कुछ पैसे का डिफरेंस होगा, BSE में कुछ पैसे का डिफरेंस होगा। तो आप NSE पे खरीद लीजिए या BSE पे बेच दीजिए, BSE पे खरीद लीजिए या NSE पे बेच दीजिए, और सेम क्वांटिटी और उस दोनों के बीच का प्रॉफिट लेना, वो आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहला जाता है। लेकिन ये जो आप करना चाह रहे हैं ना, पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको सेम टाइम पे अलग अलग हाई और लो कैसे मैच कर मिल जा रहा है प्राइस, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। मान लेता हूँ मैं, मेरे ही पास 2 अकाउंट है, मैं 1410 पे और 1445 पे एक ही साथ कैसे बाय और सेल कर सकता हूँ, मुझे ये समझ में आता है। रिलायंस एक बार में 1410 दिखाएगा, दूसरा बार में 1445 दिखाएगा, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है सर। तो हो सकता है या तो मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ, या आप मुझे और क्लियर करके बता नहीं पा रहे। तो उम्मीद करता हूँ मैं अपनी ही गलती ले लेता हूँ कि मुझे ही समझ में नहीं आ पाया, ठीक है, क्योंकि आपको तो समझ में आए तभी तो आपने लिखा है, तो मुझे समझ में नहीं आ पाया इस चीज़ों को। लेकिन मैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग समझता हूँ, जो मैंने आपको समझाया, और ये तरीका मेरे ख्याल से सही नहीं है सर। आनंद जी गुजरात से कह रहे हैं कि BEML के शेयर को क्या इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं?
और आईसीआईसी बैंक को भी क्या इस शेयर इस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। सर बीएमएल को आप बाय करना चाहते हैं, बीएमएल बाय अभी इस प्राइस पे नहीं होगा। बीएमएल बहुत ही क्रूशल लेवल पे बैठा हुआ है, 600 570 अगर ये ब्रेक करेगा नीचे के साइड में ना, तो ये 550 500 तक भी जा सकता है। इसको अगर बाय करना होगा ना तो थोड़ा बड़ा लेवल मिलेगा, वो 645 के ऊपर बाइंग का लेवल बनेगा बीएमएल में, तब 725 के आसपास में जा सकता है। लेकिन अभी इस प्राइस पे बीएमएल बाय नहीं कर सकते। याद रखिए, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। दूसरी बात है, आपने आईसीआईसी बैंक कहा सर, आईसीआईसी बैंक भी इस प्राइस पे आप बाय नहीं कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक को बाय करना होगा तो 400 के ऊपर बाय करेंगे 420 के टारगेट के लिए। चिरंजीत साहब कोलकाता से कह रहे हैं कि 300 क्वांटिटी खरीदा है टेक्सटाइल शेयर को, टेक्सटाइल को, सेंचुरी टेक्सटाइल को 325 के भाव पे, ठीक है। और उसके बाद अभी जो करंट चल रहा है वो 292 चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, कोई बात नहीं। विच लेवल शुड आई टू एवरेज, अच्छा इनको एवरेज करना है सेंचुरी टेक्सटाइल को। चलिए हम लोग देखते हैं, अभी 292 पे चल रहा है। तो सर नहीं, आपको एवरेज करना है, अगर एवरेज करना है, स्टॉक बहुत ही खराब लेवल पे बैठा हुआ है। स्टॉक सेंचुरी टेक्सटाइल बहुत ही, अगर 290 है ना तो बहुत ही खराब लेवल है उसका। 290 बहुत ही गड़बड़ लेवल है। अगर ये गलती से भी ना ब्रेक कर गया सर नीचे की साइड में 280, हाँ 280 अगर ये ब्रेक कर जाता है तो मुसीबत में आ जाएंगे। ऊपर अगर ब्रेक करना होगा, ऊपर अगर इसको जाना होगा तो कम से कम 315 के ऊपर निकलेगा, तभी आप एवरेज करिएगा। अभी कोई फायदा नहीं है इसमें करने में, आप बैठे रहिए, कोई एवरेज नहीं करना है नीचे की साइड में, क्योंकि बहुत क्रूशियल लेवल है। वहां से अगर ये 280 गिरेगा ना तो बहुत लंबा गैप है, इसको पूरा लंबा गैप है, 230 तक जा सकता है, तो ये अभी एवरेज करना खतरनाक हो सकता है। और ये किनका सवाल है, अनिल कुमार साहब का हैदराबाद से, कह रहे हैं कि आई बाउट 25 रिलायंस क्वांटिटी, अच्छा 25 क्वांटिटी को इन्होंने 1465 पे बाय किया है रिलायंस को मंडे को, ठीक है। मंडे के लिए क्या हो सकता है ये जानना चाह रहे हैं। तो मंडे सर ये 1465 पे आपने लिया, बिल्कुल उसी प्राइस पे लिया जहां पे वो क्लोज हुआ है। और लिख रहे हैं यू आर ग्रेट, आई डोंट नो हाउ यू आर मैनेजिंग द टाइम, क्रिएटिंग सो मेनी वीडियोस, डूइंग ट्रेडिंग, गिविंग जवाब टू सवाल। कर लेता हूँ सर, बस आप लोगों की दया है, दुआ है, सब कर लेता हूँ किसी तरह। तो चलिए 1465 पे आपने लिया हुआ है, मंडे के लिए क्या हो सकता है सर। मंडे के लिए दिक्कत क्या है ना कि अगर ये 1440 ब्रेक कर गया, अगर ये 1440 ब्रेक कर गया तो आप मुसीबत में आएंगे। ये 1400 1370 तक के लेवल जा सकता है, हो सकता है उसके नीचे भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उस लेवल को ब्रेक करता है 1440 को, तो ऊपर जाने के लिए इसको अपना प्राइस को पकड़ के रखना पड़ेगा। 1470 का प्राइस कम से कम इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर ये 1470 को नहीं पकड़ पाता है नीचे और ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है तो ये बर्बाद हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। नीचे 1350 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। अगला सवाल है, वेदाब्रता विश्वास साहब का आसाम से, कह रहे हैं कि मैं बीएल खरीदा हूँ 73 रुपये 45 पैसा पे, अभी तो सर 72 चला गया बीएमएल। तो टारगेट 81, स्टॉप लॉस 69 का। ग्रासिम खरीदा है 512 के भाव से, ठीक है सर। तो बीएल खरीदा, बीएल अगर 70 ब्रेक कर देता है, अगर बीएल 70 ब्रेक कर देता है तो वो नीचे के लेवल आ जाएगा 65 तक, इसको याद रखिए। तो स्टॉप लॉस जो आपने लगाया 69 का ठीक लगाया है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अगर वो कटेगा तो आपको निकलना पड़ेगा हर हाल में। ग्रासिम जो है आपने खरीदा है 512 के भाव पे और 504 के आसपास में चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस आपने 490 को मेंटेन रखा है। अगर आपने 490 मेंटेन रखा है तो स्टॉप लॉस इसका 480 के आसपास होगा। अगर 480 कट जाएगा तो ये नीचे 450 तक भी जा सकता है सर। सरिता जी बेंगलुरु से कह रही है प्लीज टेल मी द बाइंग लेवल्स ऑफ कर्नाटका बैंक एंड कल्पतरु पावर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कर्नाटका बैंक के बाइंग लेवल, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे तो फिर ये 1-2 रुपया ऊपर नीचे मिलेगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 रुपये महंगा भी अगर मिलता है और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट अगर लेके चल रहे दिमाग, हम अपने माइंड सेट है हम लोगों का, तो 2 रुपया महंगा मिले कि 2 रुपया सस्ता मिले, क्या फायदा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लेना है तो 40 के आसपास अगर मिले तो अच्छी बात है, प्राइस बना सकते हैं कर्नाटका बैंक में 40 के आसपास में। अगला स्टॉक है कल्पतरु पावर, तो चलिए कल्पतरु पावर को भी देख लेते हैं। कल्पतरु पावर चलिए कल्पतरु पावर को
करना क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेना है ना, तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करे ना 240 के ऊपर, तो फिर एक अच्छा मूवमेंट देगा 260 से 80 तक, तो आपको नियर टर्म में ही देगा अगर 240 ब्रेक कर देता है तो। लेकिन अगर अगर 200 के आसपास मिलता है तो एक पोजीशन लिया जा सकता है वहाँ पे लॉन्ग टर्म। 200 एक इसका सपोर्ट प्राइस है, वहां से इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वहां से और नीचे मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन 200 के आसपास एक अच्छा प्राइस आ रहा है। कमलकांत साहब भागलपुर से कह रहे हैं कि एनएससी सेगमेंट में जेड एंड सीई क्या होता है। सर सीई ना कॉल का सिंबल है, कॉल, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कॉल एंड पुट होता है ना सर, तो वो सीई मतलब कॉल होता है, कॉल। और दूसरा आपने जेड का ना, जेड मतलब एक तरह का जेल है। किसी भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक अगर जेड श्रेणी में चला जाता है तो आप उसमें इंट्राडे नहीं कर सकते। सिंपल सिंपल बात समझिए, आप उसमें इंट्राडे नहीं कर सकते, आप सिर्फ डिलीवरी कर सकते हैं और सिर्फ बाय कर सकते हैं, ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। आप बाय कर सकते हैं इंट्राडे में, उसको आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपने बेचा है तो आपको पास वो, आप उस स्टॉक्स को किसी को बेचा है तो उसको डिलीवरी देना ही पड़ेगा, किसी ने खरीदा है तो उसको वो लेना ही पड़ेगा। ये कंडीशन होता है जेड सेगमेंट में। सहरसा बिहार से संजय मिश्रा साहब कह रहे हैं कि आई है परचेज वरुण बेवरेजेस 678 पे, यानी कि 678 पे इन्होंने लिया हुआ है वरुण बेवरेजेस को। परसिस्टेंट को 465 पे लिया। व्हाट द चार्ट शो इज बुलिश और बेयरिश, व्हाट इज द एक्सेलेंट टारगेट फॉर स्टॉकिंग टोटली रिजल्ट बेस्ड होल्डिंग एज रिजल्ट इन 5 में। 5 मई को रिजल्ट आने वाला है, इन्होंने उनके हिसाब से रिजल्ट के ध्यान में रखते हुए, मुझे पता नहीं सर रिजल्ट कैसा आएगा 5 तारीख को, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन अगर वरुण बेवरेजेस 700 को ऊपर 690 695 700 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 750 तक जा सकता है। लेकिन अगर वरुण बेवरेजेस नीचे की साइड में 655 को ब्रेक करता है तो ये नीचे आपको 640 तक आता हुआ दिख सकता है। दूसरा है आपके पास परसिस्टेंस का स्टॉक है। अगर आपने परसिस्टेंस लिया हुआ है तो वो 465 पे लिया है और 474 के आसपास का प्राइस चल रहा है परसिस्टेंस में, वही प्राइस तो चल रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना, जहां तक मुझे याद है। परसिस्टेंस मैं चेक कर लेता हूं, है ना, वही 475 के आसपास का, ठीक है। तो अगर इस आपने लिया है, आपने 465 पे लिया ना, हाँ 465 पे आपने लिया तो 10 पॉइंट आप प्रॉफिट में। याद रखिए उसी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 463 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, अगर वो कटता है तो निकल जाइए। ऊपर की साइड में अगर वो 495 ब्रेक कर दे या 500 ब्रेक कर दे तभी बने रहिएगा, अदरवाइज निकल जाइएगा। प्रभाकर बोधाई साहब नासिक सिटी से कह रहे हैं कि सर पुट निफ्टी कब बाय करना है एंड कॉल कब बाय करना है। सर अगर आपको किसी निफ्टी को लग रहा है कि नीचे आना है, ठीक है, निफ्टी गिरने वाला है या नीचे ही आएगा, तो नीचे के लेवल का पुट खरीदेंगे। लगेगा कि निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, निफ्टी अब ऊपर जाएगा, अब नीचे नहीं आएगा, तो निफ्टी का कॉल खरीदेंगे। इसका मतलब ऊपर जाने वाले कंडीशन में कॉल खरीदते हैं, नीचे आने वाले कंडीशन में पुट खरीदते हैं। यशपाल शर्मा साहब यमुनानगर हरियाणा से कह रहे हैं कि सारी दुनिया में इतनी मारकाट मची हुई है कि कोरोना की वजह से, ठीक है, बट मार्केट अप मूव में ट्रेंड में है। क्या ये मार्केट का नेचुरल चाल है या कोई ऑपरेटर इसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है? नेचुरल चाल 10,000 के ऊपर आएगा, 10,000 के पहले नहीं आएगा। उसके पहले ये बीच में घूमता रहेगा, अलग बात है। 10,000 के लेवल को, वो बड़ी कैंडल बनी थी निफ्टी में, एक दिन मैंने आप लोगों को सबको बताया भी हुआ था, और कि उस लेवल को 10,000 के लेवल को, ये बड़ी है ना, ये बड़ी कैंडल, इसके ऊपर है ना 10,200 के ऊपर बड़ी मूव आएगी, तब वो एक इसका अपना चाल होगा। लेकिन अभी ये जो लेवल चल रहा है ना, इस लेवल में हो सकता है निफ्टी 9,500, ये जो 9,800 का लेवल लगा है, इस लेवल से लेके नीचे जो है 8,500 के लेवल में ये आपको घूमता हुआ ट्रेड करता हुआ दिखे। नया मूव 10,200 के ऊपर आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। अब इसके बाद जो आप पूछ रहे हैं क्या कोई ऑपरेटर इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, सर गोली मारिए ऑपरेटर को, जाने दीजिए, हमें उससे क्या लेना देना ऑपरेटर है या नहीं है, हटाइए उसका झंझट। हमें झंझट 10,200 के ऊपर देखना है, 10,200 के ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो भी ठीक है, हम अपना नीचे की साइड में बैठे रहेंगे, चुपचाप से उस रेंज में ट्रेड करते रहेंगे अगर करना है तो। अब वो ऑपरेटर के पीछे क्यों दिमाग लगाएंगे सर? तो ऑपरेटर कौन, मेरा रिलेटिव तो नहीं है, किसी का नहीं है। और ऑपरेटर एनी टाइम मार्केट में होता है, मार्केट में ऑपरेटर हर टाइम अवेलेबल होता है, हर टाइम। आप हैं ऑपरेटर, मैं हूं ऑपरेटर, जो जितने लोग ट्रेड करते हैं वो सारे हैं ऑपरेटर। अंतर क्या क्या है ना, कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता है वो बड़ा ऑपरेटर है, कोई छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करता है वो छोटा ट्रेडर। तो जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है,
जो कम क्वांटिटी में ट्रेड करता है उसका इम्पैक्ट नहीं के बराबर होता है। तो ऑपरेटर में दिमाग नहीं लगाइए सर, 10,200 के ऊपर कटेगा तो फिर 10,500 तक के लेवल आपको दिखेगा और वहां से उसका एक अपना चाल शुरू होगा। लेकिन अभी जब तक 10,200 कटेगा नहीं, चुपचाप बैठे, वो बड़ी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णानगर वेस्ट बंगाल से बापी विश्वास साहब कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी नाउ इज सस्टेनिंग एबव 20,000 बट डू यू थिंक इट इज नाउ पॉजिटिव? नहीं, 20,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रुक गया तो इसका मतलब वो एक दिन रुकने से नहीं होता है सर, है ना। ये दिक्कत है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे रुक गया नहीं होता। आप इसकी कैंडल को भी देखें, कैंडल एनालाइज करिए, बॉडी बनी ही नहीं है। बॉडी बनी है क्या? नहीं बनी है ना बॉडी। बॉडी नहीं बनी मतलब स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ होना चाहिए सर, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जब तक नहीं आएगा ये सस्टेन नहीं कर सकेगा। अगर ये गलती से देखिए 21,000 को ब्रेक कर गया नीचे की साइड में ना, वापस 20,000 के लेवल पे घूमने लग जाएंगे हम लोग, तो ये दिक्कत है। स्ट्रेंथ जब तक नहीं हो ना, हमें उसमें कोई काम नहीं करना रहता है उस वक्त। स्ट्रेंथ जब तक नहीं आए बॉडी में, बॉडी बनना जब तक शुरू नहीं हो जाए, ये विक्स बना बना के चलेगा, सिर्फ डोजी टाइप का मजा नहीं आएगा। 21,000 बस सोचिए कि 21,000 ये ब्रेक ना करे, 21,000 ब्रेक करेगा वापस 20,000 पे चला जाएगा। प्रेमनाथ साहब निजामाबाद तेलंगाना से कह रहे हैं कि आइडिया के कॉल ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस 5 का लिया है, ठीक है, 45 पैसे के प्रीमियम पर, ठीक है, और सेल क्या है 45 पैसे के, माने 50 पैसे पे, ठीक है। अगर 28 मई को आइडिया शेयर प्राइस 5 से ऊपर जाएगा तो मेरा ब्रोकर मेरे से पैसा लेगा क्या? आपने कॉल ऑप्शन को बाय भी किया है और कॉल ऑप्शन को सेल भी कर दिया है, ठीक है, कॉल को बाय भी कर दिया है और कॉल को सेल भी कर दिया है। अब अगर ये ऊपर प्राइस चला जाता है, अगर ये ऊपर प्राइस चला जाता है सर, दोनों सेम ही काम किया ना, कॉल ऑप्शन को मैं प्राइस को बाय लिया है और सेल किया, हाँ ठीक है। अगर ये ऊपर चला जाता है तब तो देखिए एक साइड तो आपका प्रॉफिटेबल होगा जो आपने 45 पैसे पे बाय किया हुआ है, ठीक है, बाय किया हुआ है, और दूसरा जो आपने 50 पैसे, उसमें आपको लॉस हो सकता है, उसमें लॉस हो सकता है। तो काट पीट के जो भी प्रॉफिट और लॉस बचेगा वो आपके सामने मतलब दिख जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या चाहिए ये था कि कॉल को बाय किया ना तो पुट को भी बाय कर लेना चाहिए था। आपने एक ही चीज कर दिया दोनों में, ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो गई। तो हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा ना हो सकता है आपको देना पड़ जाए। देना कि जो प्रीमियम लिया है ना सर वही जाएगा, आपका एक्स्ट्रा थोड़ी जाना है, प्रीमियम कट जाएगा, जो प्रीमियम हमें आपने जमा किया वो प्रीमियम चला जाएगा। जसपाल सिंह साहब गुरदासपुर पंजाब से कह रहे हैं एमजीएल को 992 पे बाय किया हुआ है, ओके, और एमजीएल को 992 से 996 पर बाय करना चाहता हूं 1100 के टारगेट के लिए। सर 992 से 996 के ऊपर आप बाय करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मेरा व्यू सर ठीक है, वो लेवल जो आपका ठीक है, मेरा व्यू 1000 के ऊपर ज्यादा सेपरेट रहेगा। 1000 के ऊपर अगर एमजीएल जाता है ना तो 1100 के लेवल अच्छे मिलेंगे। 992 से 996 भी ठीक है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 1000 के लेवल वो ज्यादा सही लग रहा है। विजय कुमार साहब विशाखापट्टनम से कह रहे हैं कि आई बाउट सन फार्मा एट द रेट ऑफ 486। सन फार्मा को 486 रुपए पे विजय साहब ने खरीदा हुआ है, ठीक है सर, 28 अप्रैल को। कैन आई होल्ड दिस? क्या इसे होल्ड कर सकते हैं सर? अगर यस, ये 450 को 55 को 455 के नीचे या 450 के नीचे सन फार्मा क्लोज कर देता है ना, अभी वो 464 के आसपास में, अगर वो 454 के नीचे आ जाता है तो सर आपको वहां से निकल जाना पड़ेगा, नहीं तो वो लेवल आपको 430 तक का दिखा सकता है। और दूसरी बात है, आप लिख रहे हैं यस बैंक को 43 के भाव पे लिया हुआ है, 1500 क्वांटिटी है 3 साल के लिए, क्या आप होल्ड कर सकते हैं या नहीं? सर अभी भी यस बैंक पकड़ के रखा है आपने, ये बहुत आपके पेशेंस को मैं सर सादर प्रणाम करता हूँ। सर क्यों रखा है आपने, क्या सोच के इसमें रखा है सर? क्या मिल जाएगा? मत रखिए सर इसको, क्या फायदा है इसमें? इतने दिनों से वीडियो बना बना के दे रहा हूँ, निकल जाइए निकल जाइए निकल, साल भर से ऊपर हो गया इसको बोलते बोलते, निकल जाइए सर, क्या फायदा है सर? मरे हुए में, वैसे आपका पैसा है, आपकी मर्जी, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, मेरा इसमें न्यूट्रल व्यू है सर। यस बैंक में कोई व्यू नहीं है, मैं इसको मानता ही नहीं कि अब स्टॉक है, खत्म। Why there is a lot of up and down in PL share in day trading? Why there is lots of up and down in PL share? PL शेयर माने इंट्राडे में इतना ऊपर और ये नीचे क्यों होता है सर? वो ज्यादा वॉलिटिलिटी वाला स्टॉक्स है, हेवी वेट स्टॉक्स है, वो फार्मा का हेवी वेट स्टॉक्स है, तो हेवी वेट स्टॉक्स में सर आपको मोमेंटम मिलेगा नहीं मिलेगा? वो धीरे धीरे जाएगा तो मजा नहीं आएगा ना, मिलेगा। और फार्मा तो भी, फार्मा का जो पूरा सेक्टर है वही मूव में है, तो आपको पीएल एक हाई वोलेटाइल स्टॉक्स है, वो मूव करेगा ही करेगा, उसके जो बायर सेलर का जो संख्या होता है उसके हिसाब से होता है, और उसमें प्राइस जो चलता है उसका प्राइस का स्प्रेड ज्यादा होता है, जिसके वजह से आपका मूवमेंट ज्यादा दिखेगा ऊपर या नीचे में पीएल में।
तो दोस्तों सवालों का सिलसिला हो गया खत्म। तो जितने सवाल आप लोगों ने भेजे थे मैंने आप लोगों को बताया, अपना व्यू बताया। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट कमेंट का दोस्तों इंतजार रहेगा, फीडबैक का इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे मेरे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अब नेक्स्ट सैटरडे का वेट करें, और अब कल मिलते हैं हम लोग सोमवार को लाइव सेशन के वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।